आयुषी बैंक में नौकरी करती है और उमेश एलआईसी कार्यालय में है। उमेश तो घर से 10-11 बजे निकलता है, पर आयुषी को घर से जल्दी निकलना पड़ता है। उनके 2 बच्चे हैं, बेटी पावनी 11 साल की और बेटा सनी 7 साल का है। आयुषी दोनों बच्चों को स्कूल भेज उमेश का लंच पैक कर बाकी काम बाई पर छोड़कर तैयार होकर बैंक निकल जाती है। उसे हमेशा ही डर सताता है कि पता नहीं उसके पीछे उमेश और बाई कहीं कुछ। कितनी बार आयुषी ने उमेश को अखबार की ऊँट में बाई को गंदी नज़रों से घूरते देखा है। अब झाड़ू पोंछा लगाते वक्त किसी के कपड़े अस्त व्यस्त हो ही जाते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है कि कोई उसे गंदी नज़रों से घूरे। ऐसे में कोई भी बाई असहज हो जाएगी। आयुषी ऐसे ही पति पर शक नहीं कर रही थी। नंदा, मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम काम खत्म करके चली जाना। और हाँ, फ्रिज में कुछ खाने का सामान रखा है, उसे लेती जाना। कहे एक दिन आयुषी ऑफिस चली गई। आयुषी थोड़ी देर ही पहुंची थी कि उसे याद आया कि भाई अपनी दरार की चाबी भूल आई है। उसने तुरंत स्कूटी घर की तरफ घुमाई। घर की दूसरी चाबी आयुषी के पास रहती थी, अतः वह दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अंदर गई, उसके पैर वहीं ठिठक गए। उमेश और नंदा दोनों आयुषी के बेड पर एक दूसरे से लिपटे थे। आयुषी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। बाई तो भाग गई। उमेश हलकलाते हुए कहने लगा, आयुषी मैं नहीं, वही ज़बरदस्ती करने लगी। आयुषी ने बिना उमेश की पूरी बात सुने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा और फिर कहने लगी, शर्म नहीं आती है तुम्हें झूठ बोलते हुए? बिना तुम्हारी के मर्जी के भय और तुम, छी छी छी। कह आयुषी अपने आंसू पोंछते हुए आगे बोली, उस दिन को कोसती हूँ मैं जिस दिन मेरी तुमसे शादी हुई थी। आयुषी ऑफिस तो चली गई, पर अपनी तबीयत खराब होने का बहाना कर तुरंत घर आ गई। पूरा दिन और रात वह ससकती रही, किसी से कुछ नहीं कहा, ना ही अपने बच्चों को इस बारे में कुछ पता लगने दिया। वह सोचने लगी कि कभी बच्चों को उसके पापा की इन गंदी हरकतों का पता चलेगा तो दोनों नफरत करेंगे उससे। उमेश की तो अब हिम्मत ही नहीं थी कि वह आयुषी के सामने जाए। आयुषी बच्चों को सुबह स्कूल भेजकर घर का सारा काम खत्म कर ऑफिस चली जाती है। कोई भी काम वाली सुबह आने को तैयार नहीं थी। सब यही कहती हैं कि 9 बजे के बाद ही आ सकती हूँ। आयुषी का मन तो करता है कि नौकरी छोड़ दे, परंतु बच्चों के स्कूल और पढ़ाई पर जो मोटा पैसा खर्च होता है वह कहाँ से आएगा। आसमान छूती महंगाई के युग में एक की कमाई से घर चलाना संभव नहीं था। एक बाई आई भी, पर कुछ दिन काम करके छोड़कर चली गई। वही बात सुबह 8 बजे नहीं आ सकती हूँ। आयुषी की तो कमर जवाब देने लगी। आखिर वह घर बाहर कितना करेगी। आयुषी ने अपनी सहेली वैशाली से बाई के बारे में पूछने के लिए फ़ोन किया, तो उसने बताया, हाँ एक बाई आती है तो है, मेरे घर का काम करने पर वह थोड़ी बूढ़ी है, अगर तुम कहो तो भेज देती हूँ। वैशाली की बात सुनकर आयुषी खुश हो गई। उसे यही तो चाहिए था। वह मन मन मुस्कुराई कि उमेश अब बूढ़ी औरत को क्या घूरेगा। कांताबाई दूसरे दिन से ही काम पर आने लगी। अब आयुषी को कोई फिक्र नहीं थी, वह कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। कांताबाई 2-3 दिनों से काम पर नहीं आ रही थी। वैशाली से पता लगा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए कुछ दिन बाद आएगी। ये सुनकर आयुषी के पसीने छूट गए। कांताबाई एक रोज़ किसी और को लेकर आई और कहने लगी, मैडम जी ये मेरी बहू रूपा, अब से यही आपके घर का काम करेगी। कांताबाई, जब आप ठीक तबीयत हो जाएगी तब तो आओगी ना काम पर? आयुषी ने पूछा। मैडम जी अब मुझसे काम नहीं होता है, गठिया की शिकायत है मुझे। काम करती हूँ तो दर्द और बढ़ जाता है, मगर आप चिंता ना करो, मेरी बहू मुझसे भी अच्छा काम करेगी, कांताबाई ने कहा। आयुषी ने हाँ तो कह दी, पर फिर वही शर्त कि सुबह 8 बजे आना पड़ेगा। रूपा मान गई। रूपा काम तो अच्छा करती थी, पर आयुषी को डर लगा रहता था कि उमेश उसकी गंदी नज़र कहीं रूपा पर न पड़ जाए। रूपा थी भी बहुत खूबसूरत, और फिर उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, यही कोई 22-23 साल। आयुषी के सामने ही वह काम करके चली जाती थी। आयुषी रविवार के दिन रूपा से खाना बनाने में भी मदद कर दिया करती थी। रूपा का व्यवहार भी अच्छा था। आयुषी हमेशा उसे कुछ ना कुछ दे देती थी, जैसे पुराने सलवार सूट, चूड़ियाँ, बिंदी, लिपस्टिक आदि। रूपा भी बहुत खुश रहती थी। आयुषी को वह अब
मैडम जी नहीं दीदी कहकर बुलाने लगी थी। आयुषी ने जब एक दिन रूपा से पूछा कि तुम्हारा पति क्या करता है, तो बोली, दीदी मेरा मर्द मजदूरी करता है। हमारी शादी के अभी 2 साल ही हुए हैं। रूपा अपने मायके, ससुराल, नाते, रिश्तेदार सबके बारे में कुछ बताती रहती थी। आयुषी अब रूपा पर भरोसा करने लगी थी, परंतु उसे अपने पति पर कतई भरोसा न था। रूपा को आयुषी के घर काम करते करीब 7 महीने हो चुके थे। अब तो रूपा कभी कभार लेट भी आती थी, तो आयुषी कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता था कि अगर रूपा ठीक है तो उसे उमेश कुछ नहीं कर सकता। रूपा अब बड़े सलीके से सज धज कर रहने लगी थी। आयुषी ने एक दिन पूछ लिया, रूपा आज तो तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो, और ये तुम्हारा सलवार सूट भी कहाँ से खरीदा है? बहुत ही सुंदर रंग का है। रूपा कहने लगी, दीदी मेरे माँ ने दिया था। रूपा का चेहरा कुछ दिनों से बड़ा ही खिलखिला लगने लगा था। आयुषी ने पूछा भी, रूपा आजकल बहुत खुश नजर आ रही हो, कोई बात है क्या? तब रूपा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं दीदी। रूपा कुछ महीनों से काम करने लेट से आने लगी थी। पूछने पर कहने लगी, मेरी सास बीमार है, इस कारण में देरी हो जाती है। आयुषी कुछ नहीं कहती, उस पर घर छोड़कर वापस चली जाती। आयुषी को इस बात की हैरानी थी कि उमेश इतना सुधर कैसे गया। रूपा उसे चाय देने जाती तो नज़र उठाकर भी नहीं देखता। आयुषी को लगता कि शायद उसे दिन का थप्पड़ याद है, और फिर मुस्कुरा उठी। रूपा को काम पर न आए आज हफ्ता हो गया था। आयुषी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, किससे पूछे कि रूपा क्यों नहीं आ रही है। फिर याद आया कि वैशाली से पूछती हूँ। वैशाली ने कहा कि उसके घर भी रूपा कई दिनों से काम पर नहीं आ रही है। उसने ये भी कहा कि रूपा का घर आयुषी के घर से थोड़ी दूर पर है, जाकर पूछ ले। आयुषी को लगा कि वैशाली सच कह रही है, उसे जाकर देखना चाहिए कि क्यों नहीं आ रही है और वह काम पर आएगी भी या नहीं। सकरी सी गली में एक कमरे का घर, एक खटिया पर कांताबाई लेटी थी। बाहर से ही सब दिख रहा था। कांताबाई, आयुषी की आवाज़ सुनते ही कांता बाहर आ गई। रूपा कई दिनों से नहीं आ रही है तो देखने आ गई, तबीयत तो ठीक है ना उसकी? आयुषी ने कांताबाई से पूछा। कांताबाई अपना सिर पीटते हुए कहने लगी, कर्मजली मर जाए तो अच्छा है। कांताबाई ऐसा क्या कह रही हो, कोई बात तो हो गई हो क्या? आयुषी ने आश्चर्य से पूछा। मैडम जी, तो और क्या बोलूं, पता नहीं ये कलमी कहाँ से अपना मुंह काला कराकर आई है, किसका पाप अपने पेट में लिए घूम रही है। ये देखने से पहले मर क्यों नहीं गई? अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी? कांताबाई ने बिलखते हुए कहा। आपको अपने बेटे को क्या जवाब देना पड़ेगा? रूपा के पेट में तो आपके बेटे का ही बच्चा है। कांताबाई बीच से ही बोल पड़ी, मेरा बेटा तो साल भर से गुजरात में है, वहाँ कमाने गया है, तो उसका बच्चा कैसे हो सकता है मैडम जी? आयुषी को जोर का झटका लगा। वह रूपा से मिलने बिना घर आ गई। उसने तो रूपा को एक अच्छी सुलझी हुई औरत समझा था, पर वह तो चरित्रहीन निकली। आयुषी को ये भी डर सताने लगा कि पता नहीं रूपा किसके बच्चे की माँ बनने वाली है। कहीं मेरे पति। फिर अपने दिमाग को झटका देती हुई अपने आप को ही समझाने लगी कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? रूपा तो मेरे सामने ही रोज काम करके चली जाती थी। हाँ, कुछ दिन लेट आई थी, पर उमेश तो उसे देखता भी नहीं था। फिर वह तो कितने घरों में काम करती थी, कोई भी हो सकता है। मगर आयुषी को अंदर ही अंदर कोई अनजान डर सताने लगा। आयुषी को ये समझ नहीं आ रहा था कि दूसरी बाई कहाँ से ढूंढेगी, और अगर मिल भी गई तो फिर वह कैसे होगी। ये सोच सोच कर वह आयुषी का दिमाग चकराने लगा था। उसे अब बाई के नाम से भी डर लगने लगा था। आयुषी ने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली, क्योंकि घर और बाहर दोनों जगह का काम उसके लिए मुश्किल हो गया था। आयुषी को काम करते देखकर एक दिन उमेश ने कहा, लगता है तुम्हारी बाई भाग गई। आयुषी ने कहा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए नहीं आ रही है। अरे ये तबीयत खराब तो एक बहाना है पैसे बढ़वाने का। जानती है कि तुम औरतों का उसके बिना काम नहीं चलने वाला, इसलिए नखरे दिखाती हैं। एक कुटिल मुस्कान के साथ उमेश ने कहा, जब तुम्हें पता नहीं है तो बकबक क्यों करते हो? आयुषी ने उमेश को झड़कते हुए कहा। लेकिन उमेश ने टटोलना भी था कि कहीं रूपा की इस हाल का जिम्मेदार उमेश तो नहीं है। कांताबाई कह रही थी कि रूपा पेट से है, पर ताज्जुब की बात है कि
उसका पति साल भर से उसके यहाँ से दूर है, फिर एक पेट से कैसे रह गई। खैर जो भी हो, पर कांताबाई तो रो रो कर कह रही थी कि जिसने भी उसकी बहू के साथ दुष्कर्म किया है उसे वह छोड़ेगी नहीं। ये भी कह रही थी कि पुलिस को सच बता देगी। आयुषी उमेश को देखकर बोल रही थी और उसका चेहरा भी पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तो तुम मुझे क्यों सुना रही हो? हकलाते हुए उमेश ने कहा, और वैसे भी आज मुझे जल्दी ऑफिस के लिए निकलना है, तो नाश्ता लगा दो। उमेश ने अपने आप को ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा था कि ये फालतू की बातों से उसका कोई लेना देना, मगर आयुषी को उमेश पर शक होने लगा था। आयुषी सोचने लगी कि रूपा ही बता सकती है कि कौन है वह इंसान जिसने उसके साथ ये सब किया है, पर मैं क्यों पूछूं? कहीं उसने उमेश पर ही झूठा इल्ज़ाम लगा दिया तो? आयुषी मन ही मन बड़बड़ा रही थी। कांताबाई को अचानक अपने घर आए देखकर आयुषी डर गई। बोली, क्या बात है कांताबाई? मैडम जी, मैंने अपनी बहू को बहुत मारा पीटा कि बताओ कौन है इसका जिम्मेदार, वरना तुम्हें तेरी माँ के घर भेज दूंगी। आयुषी की दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। बोली, तो मुझे क्या सुना रही हो कांताबाई? फिर एक सामलिया नज़र से वह कांताबाई को देखने लगी। मैडम जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, पर रूपा ने आपके साहब का ही नाम बताया। कांताबाई, पागल हो गई क्या जो ऐसी बातें कर रही हो? और आपकी बहू, उसे मैंने क्या समझा था और क्या निकली? किसी और का पाप मेरे पति के सिर मरने की कोशिश कर रही है। आयुषी ने तहस में आते हुए कहा। मैडम जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, रूपा ने जो कहा वही बता रही हूँ। और मैं उसे डॉक्टर पास ले कर गई थी गर्भपात कराने, पर डॉक्टर ने कहा कि अब गर्भपात नहीं हो सकता है, टाइम ज़्यादा हो गया है। आप ही कुछ करो मैडम जी, नहीं तो मुझे सबको आपके पति की करतूत बतानी पड़ेगी। इस तरह से कांताबाई ने धमकी देते हुए कहा। वह भी बेचारी क्या करती, जो उसे समझ आया कहकर चली गई। कांताबाई तो चली गई, पर आयुषी को ढेरों टेंशनें दे गई। अपने पति का चरित्र तो उसे पहले ही पता था, बेशरम कहीं का, सुधरने का ढोंग कर रहा था, और मेरे पीछे छी। अपना ही सिर पकड़कर आयुषी चीखने लगी कि अब क्या करूं। जब शाम को उमेश घर आया तो आयुषी ने कांताबाई की सारी बातें बता दी। उमेश कहने लगा, झूठ बोल रही है वह औरत। एक रोज़ मुझसे पैसे मांगने लगी कि मेरी सास बीमार है, डॉक्टर को दिखाना है। मुझे दया आ गई तो दे दिए, फिर तो वह हमेशा पैसे की मांग करने लगी। तब मैंने मना कर दिया। शायद इसीलिए मुझ पर गंदा इल्ज़ाम लगा रही है, सफाई देते हुए उमेश ने कहा, पर उसके चेहरे से झूठ साफ झलक रहा था। कांताबाई तो अपनी बहू का गर्भपात भी कराने गई थी, लेकिन डॉक्टर ने एक कहकर मना कर दिया कि समय ज़्यादा हो गया है, जान को खतरा हो सकता है। फिर अब तो एक जांच से पता चल जाता है कि बच्चे का बाप कौन है। अपनी नज़रें उमेश पर गाड़ते हुए आयुषी ने कहा, मुझे ये सब क्यों सुना रही हो? मैंने कहा ना कि मैं कुछ नहीं किया है। बार बार मुझसे ये बातें ना सुनाओ। उमेश ने अपनी नज़रें चुराते हुए कहा। आयुषी रात भर करवटें बदलती रही। देखा तो उमेश भी सोया नहीं था। आयुषी को अपने दोनों बच्चों का भविष्य अंधकार में डूबता नजर आ रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। दोनों बच्चों को स्कूल भेजकर उमेश ने ऑफिस जाने की आयुषी ने कांताबाई के घर का रुख किया। कांताबाई, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बाहर से ही आयुषी ने आवाज़ देते हुए कहा। कांताबाई आयुषी को अंदर अपनी कोठरी में ले गई। आयुषी ने कहा, रूपा, अगर तुम सच सच बताओगी मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। दीदी, पहले तो आप मुझे माफ़ कर दो। रूपा सब सच बता देती है और उसे अपने पति की असलियत पता लग जाती है। कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपना प्यार बनाए रखें। अगली कहानी तक आने के लिए अब आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।